मैं अभिजीत, उजागर न्यूज से। कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश के विकास के दो स्तंभ होते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसे व्यापार बना लिया जाए? क्या यह किसी नागरिक के मूलभूत अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही खिलवाड़ हुआ है सर्व कृपा हॉस्पिटल में अपनी बीवी का इलाज करा रहे भोलाराम जी के साथ। भोलाराम जी, बिल्कुल निडर होकर बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। साहब, ये सर्व कृपा हॉस्पिटल में लूट मची रखी है। हमारी पत्नी का इलाज यहाँ चल रहा था, लेकिन ये लोग उसको क्या वो कहते हैं वेंटिलेटर। हाँ, ये हमारी मिसिस को उस पर रखकर बोलते रहे कि वो जरूर बच जाएगी, और इतना लंबा बिल बना दिया कि हमारी जेब खाली हो गई। मतलब आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? अरे बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई साहब। अभी भी ये लोग कहते हैं कि हमारे पर लाखों रुपया बकाया है, अगर हम वो नहीं चुकाएंगे तो ये हमारी पत्नी की डेड बॉडी नहीं देंगे हमें। देखा दोस्तों, किस तरह इस हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी की बीवी का लाश का सौदा किया जा रहा है। बंद कर! अरे बंद कर! अरे चल बाहर निकल! निकल बाहर! ऐसे गुंडे करके जनता की आवाज को दबाओगे? निकल बाहर! अभिजीत देख तुम्हारा कैसे पोल खोलता हूं मैं। अभिजीत पूरे हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा मैं। चल 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 निकल! सेफ नहीं है ये एरिया, चलना यहाँ से। यार तुझे मना किया था, इतने रिस्क मत लिया कर तू। हॉस्पिटल के सामने ये स्टोरी करने से मना किया था तुझे। फुटेज मिला ना? अरे फुटेज मिल गया मेरे भाई, लेकिन तेरी जान चली जाती तो। समझता ही नहीं है छोटी सी बात। अरे भैया कुछ भैया आप आज सगाई है तुम्हारी, वहाँ लड़की वाले घर पे इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक यहीं हो। अरे विनोद भैया, वो जरूरी ब्रेक थ्रू था, इंतजार नहीं कर सकते थे हम। तेरी होने वाली बीवी भी इंतजार कर रही है तेरा। यार राजीव, तू तो कब तक लड़कियों से भागता रहेगा? आज तो सगाई पक्की है। ले चल। मर्दों से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसको, बस लड़कियों से ही प्रॉब्लम है। चल। अब तो दोनों बहनें एक ही घर में, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है आपके लिए? जी पापा, हम तो बहुत लकी है, हमारी प्यारी बहन वर्षा ही हमारी देवरानी बन रही है। क्यों विनोद जी? हाँ राखी जी, बड़ा भाग। हाँ भाई, आप बड़ा भाग वाला है तू। हाँ बैठ बैठ अभिजीत। भाई सच सच बता, पसंद आई हमारी साली साहिबा? आंटी, हम ये कहाँ हैं? हमें हमारे घर जाना है। आप छोड़ दोगे हमें हमारे घर? हमारे पापा ढूंढ रहे होंगे हमें। माँ, हमको लगता है कि हमें शादी वादी के लिए नहीं बने। अभी भैया भाभी के कहने पे जबरदस्ती सगाई तो कर ली, लेकिन तुम तो जानती हो ना हमारी दुविधा। माँ, हम इस दुनिया को एक सच बताना चाहते हैं, और वो सच है। ए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? नहीं, वो आपकी मम्मी के खाने का टाइम हो गया है ना, इसीलिए आए थे। माँ, हम आते हैं। हम अक्सर सच्चाई से भागते हैं। उम्र के हर पड़ाव पर कोई न कोई एक ऐसा सच जरूर होता है जो शायद हम सबसे छुपा लेते हैं। दरअसल मैं सबको एक आईना दिखाना चाहता हूं, एक ऐसा आईना जिसे देखकर हम फैसला करें कि आज हम कहां खड़े हैं। आने वाली 15 जून को रात 9:55 पे मैं आपको ऐसे ही कड़वी हकीकत से रूबरू करवाने वाला हूं, जिससे शायद अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा। अरे अभिजीत पता नहीं कहाँ रह गया। अरे विनोद भैया, क्या हो गया ये? अरे कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर खा के गिर गए थे। अरे बाप रे। अच्छा ये बताइए, अभिजीत को देखा आपने? हमें नहीं मालूम। भाभी भैया, आज 15 तारीख है, 15 जून रात को 9:55 पे वो आज मेरे साथ लाइव आने वाला था, वहां पे किसी चीज का खुलासा करने वाला था। फोन भी नहीं लग रहा है यार उसका, पता नहीं कहाँ रह गया है। 2 दिन से गायब है और आप लोग आज आ रहे हैं। आपने आखिरी बार कब देखा था सर? 15 जून की दोपहर तो उसने हमारे साथ लंच किया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो क्या उसके गायब होने का राज इस वीडियो से जुड़ा हो सकता है जिसमें वो किसी का खुलासा करने वाला था? आने वाली 15 जून को रात 9:55 पे मैं आपको ऐसे ही कड़वी हकीकत से रूबरू करवाने वाला हूं, जिससे शायद अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आप ही कुछ मालूम कीजिए। ये चोट कैसे लगी आपको? सर वो
अचानक से लो बीपी हो गया था चलते चलते, तो सड़क पे गिर गया, उसी से लग गई। अभिजीत ने ये वीडियो कहाँ रिकॉर्ड किया था? सर अभिजीत ने 1 साल पहले ही सोशल मीडिया पे उजागर न्यूज नाम से एक चैनल खोला था। उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं और उसके 15 जून के खुलासे वाले वीडियो इनविटेशन को भी लाखों हिट्स मिले। हैरानी इस बात की है कि अभिजीत के कैमरामैन तो कहीं नहीं पता कि 15 जून को वो क्या खुलासा करने वाला था। कहीं उसके गायब होने की कहानी का इस खुलासे से कोई ताल्लुक तो नहीं? लग तो ऐसा ही रहा सर। अगर ऐसा है तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि 15 जून को वो क्या खुलासा करने वाला था। उसका लैपटॉप, ईमेल आईडी की डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड सब निकलो। लेट्स फाइंड आउट कि अभिजीत ने आखिरी बार किससे और क्या कम्युनिकेट किया था। ओके सर। जी, हमें वर्षा जी से बात करनी है। वर्षा जी, 15 जून की शाम को अभिजीत की फोन पर आखिरी बार बात आपसे हुई थी। उसके बाद से वो लापता। आपकी अभिजीत के साथ फोन पर क्या बात हुई थी? आई एम सॉरी वर्षा जी, लेकिन हम आपसे शादी नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभिजीत? वो हम आपको वजह भी नहीं बता सकते वर्षा जी। बस इतना समझ लीजिए कि इसी में आपकी भलाई है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, अभिजीत ने खुद शादी के लिए हाँ किया था। तो क्या आपकी साली वर्षा झूठ बोल रही है? काकी जी, आप अपनी छोटी बहन वर्षा के बारे में क्या कहेंगे? सर हमारे बहन में कोई कमी नहीं थी, सारी कमी अभिजीत में है। अब कहना क्या चाहती हैं? अब हमें लग रहा है कि अभिजीत शायद इस वजह से भागा होगा ताकि वो हम लोगों को फेस ना कर पाए कि उसने रिश्ता क्यों तोड़ा। अभिजीत 15 जून की रात को कोई बड़ा खुलासा करने वाला था लाइव आकर, और आपको लगता है कि इतना निडर पत्रकार इस वजह से गायब हो गया? नहीं सर, राखी के कहने का ये मतलब नहीं है। दरअसल हम लोगों को भी सुनकर बहुत धक्का लगा कि अभिजीत ये रिश्ता तोड़ना चाहता था। सर 1 मिनट, बिरदास चौक पे लाश मिली है। आइए सर। सर लाश बुरी तरह से जली हुई है, चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन उसकी कदकाठी अभिजीत की कदकाठी से मैच कर रही है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभिजीत की बॉडी है? सर अभिजीत का फोन बिरदास चौक पे ही बंद हुआ था, उसकी फैमिली से शिनाख्त करवा के देखे क्या? सर ये क्या दिखा रहे हैं सर? देखिए, हम मानते हैं कि बॉडी बुरी तरह से जली हुई है, पर हमारे लिए बॉडी की शिनाख्त करवाना बहुत जरूरी है। पर हमें इनकी बॉडी से ये चेन और ये अंगूठी मिली है। ये अंगूठी तो अभिजीत की सगाई की अंगूठी है सर, और ये चेन भी अभिजीत की है सर। ये ले, रोटी खा ले, इतना दुखी मत हो, अब यही हमारी जिंदगी है। ले खा ले, अभी बहुत सारा काम करना है। चलो अच्छा है, कम से कम आज तुम कुछ खा तो रही हो। ये भी कोई खाना है? हमारे पापा रोज हमें ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खिलाते हैं और स्कूल के लंच में पराठे। तू कौन से क्लास में पढ़ती थी? 6th। चलो हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। ये अखबार में जो लिखा है पढ़ने आता है ना? हाँ आता है पढ़ने। तो पढ़ो। भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। माँ, माँ, बच्चों बच्चों बाहर जाओ, बहन आओ ना। हमारा नया दोस्त आ गया। सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से पहले अभिजीत को बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन सर किलर ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके। अगर ऐसा था तो फिर अभिजीत की बॉडी पर उसकी चेन और अंगूठी इंटैक्ट क्यों थी? यहाँ तक कि उसके बाजू पे जो टैटू था वो भी उसके भाई ने आइडेंटिफाई किया। पहचान मिटाने की कोई कोशिश नहीं की गई। किलर ने अभिजीत को जिंदा जला दिया सर। ऐसा लग रहा है जैसे किलर की अभिजीत के साथ कोई गहरी रंजिश थी। अभिजीत के लैपटॉप से क्लू मिला?
साइबर टीम अभिजीत के लैपटॉप और मोबाइल का डेटा रिकवर करी है सर। लेकिन सर, अभिजीत का फोन पिछले कई दिनों से अतुल नगर में काफी एक्टिव था। अतुल नगर में कहाँ जाता था? ये तो नहीं पता, लेकिन अतुल नगर में जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज मंगा रहा हूँ। और अभिजीत का कैमरामैन प्रथमेश, उसने कुछ बताया? नहीं सर, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अभिजीत एक सच्चे और ईमानदार जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा सच का साथ दिया। मैं उनका फॉलोअर ही नहीं, मैं उनका सबसे बड़ा फैन भी हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, अभिजीत ने जो काम शुरू किया था अब उसे मैं पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सच्चाई ढूंढने के लिए पाताल लोक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन सच्चाई को उजागर मैं करके रहूंगा। सर, 24 मई की अतुल नगर की एक फुटेज मिली है, ये देखें सर। इसमें अभिजीत लड़कियों का पीछा करता हुआ दिख रहा है। कौन है लड़की? मैं पता करवा रहा हूँ सर। लेकिन सर ये अभिजीत लड़कियों का पीछा क्यों कर रहा होगा? मेरा मतलब, एक तरफ इसकी मंगेतर का कहना है कि ये उससे शादी नहीं करना चाहता था, और दूसरी तरफ इन लड़कियों के पीछे। सर, कहीं कोई अफेयर का तो चक्कर नहीं? तो ये चक्कर क्या है, ये तो इन लड़कियों से मिलने के बाद ही पता चलेगा। आंटी, वो अभिजीत जी आप... पुष्पा, जी, माँ जी को क्या बताना है और क्या नहीं बताना ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम जाओ। हम उन्हें वो अभिजीत जी... हम देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, अब से काम पे मत आना। जी, अब हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी माँ का ख्याल हम खुद रखेंगे। तुम जाओ। अभिजीत जिन दो लड़कियों का पीछा करते हुए देखा था, वो दोनों लड़कियां इसी घर में किराए पे रहती थी सर। और ये इस घर के मकान मालिक हैं, इन्होंने ही मकान किराए पे दिया। नाम क्या था दोनों लड़कियों का? सर, बड़ी वाली का गीतांजलि और छोटी वाली का चंचल था। दोनों सगी बहनें थी। आप कहाँ हैं? सर, वो लोग तो 10-12 दिन पहले अचानक घर खाली करके चले गए थे। रहने वाली कहाँ की थी? रेंट एग्रीमेंट में उनका नेटिव एड्रेस होगा। रेंट एग्रीमेंट तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ, वो बिहार की रहने वाली थी। तुम लोग भी ना, हम लोग बार बार गाइडलाइन जारी करते हैं कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान किराए पर नहीं देना, पर सुधरोगे नहीं तुम लोग। सर, गलती हो गई। लड़कियां करती क्या थी? सर, वो घरों में मेड का काम करती थी। कहाँ, किस घर में? सर, वो तो नहीं मालूम। लड़कियों के फोन नंबर तो होंगे आपके पास? सर, उनके पास फोन्स भी नहीं थे। जी सर, मैं अपडेट करता हूँ। जय सर, एक बीएन मेड सर्विसेज नाम की एजेंसी है, इसने चंचल और गीतांजलि इन दोनों का फोटो आइडेंटिफाई किया है। ये दोनों लड़कियां इसी एजेंसी के थ्रू काम पे लगी थी। बीएन मेड एजेंसी? सर, ये लड़की गीतांजलि है और ये चंचल। ये दोनों बहनें बहुत मेहनती थी, कभी भी किसी क्लाइंट की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन ये बताइए कि दोनों लड़कियां अब हैं कहाँ? पता नहीं सर, अचानक से इन दोनों ने काम पे आना बंद कर दिया। क्यों? और मालूम नहीं सर। इन दोनों को एक मीणा नाम के एजेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन दोनों लड़कियों के एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, और इनका जो एजेंट था मीना, उसकी डिटेल्स भी दीजिए। सर, ये एजेंट है मीणा। आप सभी जानते हैं कि अभिजीत मेडिकल माफिया के खिलाफ काम कर रहे थे। उसके सारे सबूत अब मेरे पास हैं। ये उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जिनके पास लाइसेंस ही नहीं, और इनके कितने सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज तक नहीं, जैसे कि डॉक्टर गोपाल शर्मा। हेलो डॉक्टर गोपाल, जो वीडियो मैंने भेजा है तुमको, उसे मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तुम चाहते क्या हो? सर, कहाँ है? चंचल और गीतांजलि, इन दोनों बहनों की आईडी फेक है। क्या? जी हाँ सर, और इन दोनों बहनों का जो एजेंट है मीणा, उसकी भी सारी डिटेल्स फेक निकली। अब इन तीनों का कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अभिजीत इन दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए देखा गया था। ये दोनों लड़कियां गायब हो गई। क्या इन दोनों लड़कियों और इस एजेंट मीणा की अभिजीत के कत्ल में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं? लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा सर, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए। इन तीनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सर,
अभिजीत की मंगेतर वर्षा के बारे में एक बात पता चली है सर, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। What? जी सर, वर्षा का पहला पति कुणाल मर चुका है सर। उसकी मौत संदिग्ध हालात में हुई थी। पहले शोमिता चौक पुलिस इस केस को मर्डर केस मान के इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन उस एसयूवी गाड़ी का कहीं भी पता नहीं चला, इसीलिए उन्होंने इस केस को एक्सीडेंटल केस मान के क्लोज कर दिया। ये अभिजीत मर्डर केस भी कम चौंकाने वाला नहीं, और इन दोनों केसेस की कॉमन कड़ी है वर्षा। वर्षा जी, पहले आपकी शादी होती है कुणाल से और वो बड़े ही फिल्मी अंदाज से मारा जाता है। उसके बाद आपकी सगाई होती है अभिजीत से, वो भी मारा गया है। अब ये महज इत्तेफाक है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। आप बेकार में हमारे बेटी को परेशान करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसका वक्त बर्बाद होने वाला है। बस इतना याद रखिएगा, बिना हमारी इजाजत के शहर छोड़ने की गलती मत करिएगा। सर, साइबर सेल को अभिजीत के लैपटॉप से एक एनक्रिप्टेड फाइल मिली थी जिसको उन्होंने डिक्रिप्ट किया, अभी सेंड किया। क्या इस फाइल में? तू तो चंचल को पहचानने से भी इनकार कर रहा था, ये सब क्या है? सर, चंचल हमारे यहाँ काम करती थी सर। हम उसे पैसे दे दे के थक गए थे, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही चला जा रहा था। मजबूर होकर हमने सब बात अभिजीत को बता दी। उसने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमारी मदद करेगा। कहानी अच्छी है, लेकिन सिर्फ कहानी, यह हकीकत नहीं है। हकीकत मैं बताता हूँ कि अभिजीत को पता चल गया था कि तुम उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, उसका रेप कर रहे हो। इसलिए अभिजीत उस लड़की की मदद कर रहा था और तुमने अभिजीत को रास्ते से हटवा दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। शर्मा, ये ऐसे नहीं समझ रहा, जरा समझाओ इसको अच्छी तरीके से। सर, गीतांजलि, चंचल और मीणा ये तीनों अभी भी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, और राजीव भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसने लड़कियों के साथ कुछ किया है। लेकिन हाँ सर, वर्षा को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चला कि उसके हाथ भी साफ नहीं है। दरअसल कुणाल की मां को अभी भी इस बात का शक है कि वर्षा ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए कुणाल को मरवा दिया। कुछ भी साबित नहीं हुआ तो इंश्योरेंस का सारा पैसा वर्षा को मिल गया, और बाद में उसने ये पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। किसके अकाउंट में? हाँ, वर्षा ने पैसों की मदद की थी, लेकिन इसमें गलत क्या है? क्या बहन बहन की मदद नहीं कर सकती? कैसी मदद? विनोद को करीब 2 साल से बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था। इनका पार्टनर इन्हें बहुत परेशान कर रहा था, पैसे वापस मांग रहा था। विनोद को पैसे वापस देने थे तो वर्षा ने मदद कर दी। लेकिन परेशानी तो फिर भी कम नहीं हुई। कुछ दिन पहले अटैक हुआ था ना पे। उस दिन पुलिस स्टेशन में इस चोट के बारे में पूछा तो झूठ बोल दिया। सर, वो अचानक से लो बीपी हो गया था, चलते चलते तो सड़क पे गिर गया। लेकिन इन सब बातों का अभिजीत के मर्डर से क्या लेना देना? लेना देना ना हो तो ही अच्छा है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बात बताओ, तुमने उत्तम को पैसा तो दे दिया था ना? अब तुम भी हम पे शक कर रहे हो। अरे अगर तुमने पैसा चुका दिया था तो लोगों ने हम पे हमला ही क्यों किया? उसी के कारण जो तुमने पुलिस को बताया है। छोटा मोटा पैसा नहीं है ये, और अब तक कर्जा चुकता नहीं हुआ है। इतने के लिए लोग जान ले लेते हैं। शुक्र करो तुम अब तक जिंदा हो। सर, ये दोनों बहनें जितनी सीधी नजर आ रही हैं उतनी है नहीं। आज की दुनिया में कोई भाई या बहन अपनी प्रॉपर्टी या पैसा बिना लिखा पढ़ी के किसी को नहीं देता है, और वो भी अपनी बहन के पति के कर्ज को उतारने के लिए। विनोद के बिजनेस पार्टनर से कंफर्म करो, दोनों बहनों का कांटेक्ट अच्छे से चेक करो। तो तूने विनोद पे अटैक करवाया था? अटैक कैसा? आपको कोई गलतफहमी हुई है, और उसने कुछ पैसे लौटा भी दिए थे हमें। लेकिन उधार तो काफी बाकी है ना अभी भी। वो भी निकलवा लेंगे। अटैक करवाएगा दोबारा? विनोद ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई ना, फिर क्यों बाल की खाल उतार रहे हैं? और वो फुद्दू हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अगर हम अभिजीत को पहले ही सब कुछ बता दिए होते तो शायद वो हमें इस मुसीबत से निकाल चुका होता। ले लो, 70 लाख है इसमें। 70 लाख? ये 70 लाख तो सिर्फ आपके हुए ना डॉक्टर साहब, और आपके बाकी के नेक्सस के 70 लाख
वो कौन देगा? हेलो नेताजी, एक लोकल जर्नलिस्ट मुझे धमकी दे रहा है। अगर आपकी मेहरबानी हो जाती तो। डॉक्टर साहब, हम स्वच्छ छवि वाले नेता हैं, ना तो खुद खाते हैं ना कभी किसी को खाने देते हैं। अब आपने कांड किया है, आप भुगतेंगे। लेकिन नेताजी हम थक गए हैं ये करते करते। अभी और कितने खून बहाने पड़ेंगे? ये हमारा तीसरा अबॉर्शन है। न जाने तुमसे शादी करने के लिए हमें अभी कितना और इंतजार करना होगा। हम जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सर, हमें पता था कि वर्षा के पिताजी हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए पहले कुणाल और अब अभिजीत खत्म कर दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। 15 जून को अभिजीत की आखिरी बार फोन पे बात तुमसे हुई थी? जी सर, हमारी बात जरूर हुई थी, पर बात कुछ और हुई थी। इस पर एक और नई कहानी। एक्चुअली सर, हम आपसे झूठ बोल रहे थे। हम किसी और से प्यार करते हैं। अरे लेकिन वर्षा, ये सब तुम हमको सगाई से पहले बता सकती थी ना। हाँ अभिजीत, लेकिन हम क्या करते, हम मजबूर थे। अभिजीत, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? आप खुद ही पापा को कह दीजिए ना कि आप शादी नहीं करना चाहते। लेकिन अभिजीत माना नहीं। तुम दोनों को लगा कि तुम दोनों की पोल खोल देगा, इसलिए तुम दोनों ने उसकी जान ले ली। वैसे तुम्हारे लिए किसी मासूम की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 अबॉर्शन तो पहले ही करा चुके हो। और तुम अपनी बहन राखी को किस बात के पैसे दे रही थी? सब उसको हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था। बोली कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हम दोनों को फंसा देगी। सरासर झूठ बोल रही है वो सर। अगर उसकी करतूतों के बारे में पता होता तो उसकी जान ले लेते। हमने सिर्फ विनोद का कर्जा उतारने के लिए उससे पैसे लिए थे और कुछ भी नहीं था। तो आप कहना चाहती हैं कि आपकी बहन और उसके आशिक ने मिलकर अभिजीत को मार दिया? उनकी बात वो जाने सर, हमने कुछ नहीं किया। क्या जोड़ी है दोनों बहनों की? छोटी वाली बड़ी पे इल्जाम लगा रही है और बड़े वाली छोटी पे। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा किसकी कहानी सच्ची है किसकी झूठी। ओ, आपकी सास की केयर टेकर क्या नाम है उसका? पुष्पा। कहाँ वो? हमने उसे काम से निकाल दिया। अब हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। रहती कहाँ वो? एड्रेस दीजिए। ये बात तो अभिजीत ही जानता था, हमें कुछ नहीं पता। सर, कहीं राखी पुष्पा को लेकर भी तुमसे कुछ नहीं छुपा रही है? हो सकता है कि इसी ने पुष्पा को जानबूझ कर गायब कर दिया क्योंकि वो कोई राज जानती थी। या फिर पुष्पा को खेल करके इस राखी पे कड़ी नजर रखो और पता करो कि पुष्पा कहाँ गायब है, और उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। सर, छत्तीसगढ़ पुलिस से पुष्पा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। पुष्पा एक बागी ग्रुप की मेंबर है और कई सालों से वांटेड है। पुष्पा एक बागी थी? तो वो अभिजीत के घर पे क्या कर रही थी? दरअसल अभिजीत के लेट फादर धीरेन्द्र आनंद ने कई सालों तक एक बागी ग्रुप में काम किया है और ये पुष्पा उनकी शागिर्द थी। इंटेलिजेंस का ऐसा मानना है कि गायब होने के बाद पुष्पा यूपी में कहीं छुपी थी। मतलब वो यूपी में अभिजीत के घर पर छुपी हुई थी, और वो भी उसकी माँ की केयर टेकर बन के। अभिजीत उसको लेकर आया, उसकी मदद कर रहा था। और सवाल ये है कि अभिजीत एक बागी की मदद क्यों कर रहा था? क्या अभिजीत खुद एक बागी था? चेक करो सब जगह चेक करो। सर, बहुत गलत कर रहे हैं आप। एक ईमानदार पत्रकार की छवि के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें बाद में पता चला कि अभिजीत के साथ मिलकर आपने बागियों का साथ दिया था तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। चलो। ओ 172, चल मुंह धो ले और काम पे चल। अब यही तेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तैयार कर ले अपने आप को इन सब चीजों के लिए। जब 135 का बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तुझे ही ट्रेनिंग देनी है। यहाँ पे माँ बाप हो या बच्चा, सब किस्मत के हाथों बंधे हुए हैं।
हो सकता है ये अभिजीत भी अपने फादर की तरफ भागी। ये और पुष्पा दोनों किसी सीक्रेट मिशन पर थे। जैसे ही मिशन पूरा हुआ, अभिजीत ने अपनी मौत का ड्रामा रचा। उसके बाद वो और पुष्पा दोनों गायब हो गए। और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अभिजीत के घर वाले भी उनके इस मिशन में शामिल हों, क्योंकि अभिजीत की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। फिर भी उन्होंने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे? अब तो बॉडी का डीएनए टेस्ट भी नहीं कर सकते, अंतिम संस्कार हो चुका है। शर्मा, ये केस तो हम सॉल्व करके रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें गड़े मुर्दे क्यों ना खाने पड़े। अभिजीत की फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, सबके बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर, इतना सारा कैश? सर ये मेरा कैश नहीं है सर। तो किसका? सर ये तो अभिजीत का है। अभिजीत के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। आखिर ये अभिजीत करना क्या चाहता है? अभिजीत? सर उसका तो मर्डर हो गया ना। साले, अभी बोल रहा है अभिजीत का कैश। सर ये उसी की ईमानदारी का मोल है जो हम बेईमानी से कमा रहे हैं। मैं, राखी और उत्तम साथ में मिलकर के ये काम कर रहे हैं सर। तुम्हारी छोटी बहन वर्षा का नीरज से अफेयर और तुम्हारा अपने पति के बिजनेस पार्टनर उत्तम से अफेयर। अति उत्तम। सर हमारा कोई अफेयर नहीं है। हमने सोचा था कि विनोद उत्तम के साथ बिजनेस करके सेटल हो जाएगा, लेकिन आलसी घाटा करके बैठ गया। ओ मैडम, यहाँ मैं मुनाफा या घाटा जानने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम तीनों ये बताओ कि अभिजीत को क्यों मारा? सर हमने अभिजीत को नहीं मारा है, बल्कि उसकी मौत का फायदा उठा करके हमने सिर्फ डॉक्टर गोपाल शर्मा से पैसे ठगे थे। सर प्रथमेश ने हमें बताया था अभिजीत के मेडिकल स्कैम खुलासे के बारे में, तो हमने उत्तम की ताकत का इस्तेमाल किया ताकि कोई डॉक्टर हमें परेशान करे तो उत्तम संभाल लेगा। तो 15 जून की रात को अभिजीत यही खुलासा करने वाला था? नहीं सर, वो तो सच में उसने हमसे सीक्रेट रखा था। वो कुछ और बात थी और उसी की वजह से उसकी जान गई है सर। तुम तीनों को तब तक तोड़ेंगे जब तक सच नहीं कबूलोगे। नीलम, तोड़ो इन्हें। डॉक्टर गोपाल की कुंडली निकलवाओ। पूरे चांसेस है कि 15 जून को अभिजीत जो खुलासा करने वाला था वो उसी डॉक्टर के खिलाफ हो। हेलो, क्या आप मुझे डिटेल्स मिल कीजिए। सर हमारी मेन सस्पेक्ट गीतांजलि की तो मौत हो चुकी है। गीतांजलि मर चुकी है? जी हाँ सर, ये देखिए कोई बॉडी क्लेम करने के लिए नहीं आया तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया। चौंकाने वाली बात यह सर कि गीतांजलि की कलाई पे बिल्कुल वैसा ही टैटू था जैसा अभिजीत की कलाई पे था। ये देखिए सर, अभिजीत के टैटू में 186 नंबर लिखा है और गीतांजलि के टैटू में 81 नंबर लिखा है। दोनों टैटूज वैसे तो दिखने में सेम है, सिर्फ नंबर और डिजिट्स का फर्क है। क्या ये कोई सीरियल नंबर हो सकता है? और इन टैटूज का हमारे सस्पेक्ट्स में से और किससे कनेक्शन हो सकता है? राजीव, वर्षा, नीरज, राखी, प्रथमेश, उत्तम या फिर पुष्पा? अभिजीत और गीतांजलि के बीच का कॉमन कनेक्शन है राजीव, लेकिन सर राजीव का तो कहना है कि वो इन टैटूज के बारे में कुछ नहीं जानता। पर अभिजीत की कलाई पर वैसा ही टैटू क्यों है जैसा कि गीतांजलि की कलाई पर है? गीतांजलि की बहन चंचल से इसका पता चल सकता है। चंचल तो खुद गायब है। खा लो दीदी, खाली पेट रहने से कुछ नहीं होता और हमें बहुत कुछ करना है। हमें निकलना है यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। नहीं दीदी, हम निकलेंगे यहाँ से। कोई आने वाला है हमें बचाने। तुम ना ऐसे सपने मत देखो, ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सर चंचल के बारे में हमने अभिजीत को मार्च में बता दिया था। उसके बाद अप्रैल में अभिजीत बिना किसी को बताए 20 से 25 दिन के लिए किसी असाइनमेंट पर बाहर चला गया था। हाँ, अभिजीत अप्रैल में काफी दिनों तक नहीं था और उस दौरान उसने हमको कॉल भी नहीं किया था। मार्च में वो टैटू उसके हाथ में था? नहीं, तब तो नहीं था, लेकिन जब वो वापस आया तो हमने वो टैटू उसकी कलाई में देखा। तो आपने उससे पूछा कि वो टैटू उसने कहाँ बनवाया था और क्यों बनवाया था? नहीं सर, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया। सर पहले तो हमें भी अजीब लगा था क्योंकि वैसा ही टैटू चंचल की कलाई पर भी था। नहीं, ऐसा तो नहीं कि गीतांजलि और चंचल का उन टैटू से कोई ऐसा राज जुड़ा था जो अभिजीत जानना चाहता था, इसलिए उनको पीछे कर रहा था।
लेकिन सर वो ये सब जानने के लिए अपनी कलाई पे वैसा ही टैटू क्यों बनवाएगा? और ये अभिजीत अप्रैल में 20-25 दिन के लिए कहाँ गायब था? और ये सवाल अब भी वहीं का वहीं है कि वो 15 जून की रात को 9:55 पर ऐसा क्या खुलासा करने वाला था? देखो, हम जानते हैं चंचल और गीतांजलि के अलावा तुम लोगों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। हम यहाँ की सच्चाई पता करने आए। आप हमें यहाँ से आजाद कर दोगे ना भैया? हाँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें सब बताना होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं भारत, मैं एक विशाल लोकतंत्र हूँ, बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हूँ, पर देखो मेरी गरिमा पे ये कैसा दाग लगा है। ये कैसा दाग लगा है? ये दाग हम सबको मिलकर धोना है। और ये फोल्डर बनाया गया 14 जून को। वो ना हो, ये जो 15 जून को खुलासा करने वाला था, ये लाइंस उसकी उसी स्पीच का हिस्सा है। लेकिन सर इसका तो कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है कि ये खुलासा क्या था, किसका था और किसके लिए था। हमारा देश महान है भैया, और हम भी आजाद होंगे। बस आप जल्द से हमें लेने आ जाओ, हम आपका वेट कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुल सकते हैं, और वो एजेंट मीना। क्योंकि गीतांजलि और चंचल को डोमेस्टिक एजेंसी के लिए वही लेकर आया था। शर्मा, ढूंढो उसे, खबरों को काम पे लगाओ, जेलों में जितने भी कैदी हैं उनके बारे में पता करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन किसी भी सूरत में मुझे एजेंट मीना चाहिए। ओके सर। मीना, क्या करो? साहब, ये सब लड़के तो बंदे मजदूर हैं। इन्हें तो मैं शहर के बाहर से अपने टेम्पो में लेकर आता हूँ। मेरा काम है इन्हें घरों में काम दिलाना, और अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करते तो हमको वापस कैंप भेज देते हैं। कैसा कैंप? कहाँ है ये कैंप? कैंप के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये तो मुझे शहर के बाहर एक जगह पे मिलती हैं सब। कैंप का कोई बंदा लेके आता है इनको। ये सब करवाता कौन है? मालिक कौन है? साहब, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा ये कैंप है कहाँ। इस नेक्सस ने बहुत गहराई तक अपनी जड़ें फैला रखी। ड्रोन कैमरा यूज करने की परमिशन निकलो, पूरा शहर और उसके आसपास जितने एरिया सब जगह स्कैन करो, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। ड्रोन कैमरास की फुटेज में ये 3 जगह सस्पिशियस लग रही हैं। इनकी डिटेल्स निकलवाइए सर। और इन 3 में से एक जगह ऐसी है जहां लोगों की मूवमेंट बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। यहीं टारगेट करेंगे, पूरी फोर्स के साथ धावा बोलेंगे। तैयारी करो। ओके सर। पुलिस! अरे पुलिस! अरे भागो! डरो मत, हम लोग आप लोगों को बचाने आए हैं। आपको अभिजीत भैया ने भेजा है ना? वो बोलते थे हम जरूर आजाद होंगे। हाँ बेटा, हमें अभिजीत भैया नहीं भेजा। अभिजीत भैया कहाँ है? उन्होंने कहा था हम उनके साथ टीवी पे आके जय हिंद बोलेंगे। बेटा, मुझे अभिजीत भैया नहीं भेजा है आप सबको लाने के लिए, और उन्होंने कहा जब मैं आपसे मिलूं तो आपसे बोलूं कि आप जोर से जय हिंद बोलें। जय हिंद। जय हिंद। तुम लोगों को बंधुआ बनाकर उन पर जुल्म करते थे। कब से चला ये सब? साहब, काफी टाइम से हमारे लोग हर शहर में फैले हुए साहब। अगर हमें कोई अनाथ या कोई मजबूर मिलता था, हम उन्हें अपना कैंप में लेके आते साहब, और हम बच्चे लोग को भी किडनैप करके लेके आते साहब। अब ये बताओ कैंप में उनसे करवाते क्या थे? साहब, जैसे गीतांजलि और उसकी बहन चंचल, है ना? दीदी को पूरा भरोसा था कि एक दिन हम उस जंजाल से बच निकलेंगे। देखना चंचल, एक दिन आएगा जब हम आजाद होंगे,
और बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, ऐसी नहीं। पर उसके लिए हमें कैंप से बाहर आकर घरों में काम चाहिए था, इसलिए हमने कैंप में अच्छा बर्ताव किया, उन लोगों का भरोसा जीत लिया। फिर तुमने राजीव के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, उसको ब्लैकमेल किया। हमारी पूरी कमाई तो वो मीना ले जाता था और हमें अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, और इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन राजीव ने अभिजीत को सब बता दिया। हाँ, लेकिन अभिजीत भैया को ब्लैकमेलिंग से ज्यादा उस गिरोह के बारे में चिंता थी। देखो, मुझे पता है तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे मजदूर बन के ही उस कैंप में घुसना पड़ेगा और अपने हिडन कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा कि वहां पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। फिर हमने उन्हें वहां घुसने में मदद की और वो हमारे कैंप में शामिल हो गए। साहब, मुझे शक हुआ कि अटेंडेंस रजिस्टर में गड़बड़ दिखा साहब, और वो कमीना पत्रकार वो मौका देख के भाग गया और गीतांजलि ने उसको मदद की थी कैंप में घुसने के लिए साहब। इसलिए तुम लोगों ने गीतांजलि को मार दिया, और उसके बाद जब तुम लोगों को पता चला कि 15 जून को अभिजीत को खुलासा करने वाला है तो उसको भी मार दिया। साहब, हमारे लोग ने अभिजीत पे नजर होगा साहब। बोल, अपने बाप का नाम बोल। धर्मेंद्र सर मीटिंग में है। सर 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 चलो। हाँ। धर्मेंद्र जैसा बड़ा नेता इस नेक्सस का मास्टरमाइंड होगा, ताज्जुब हो रहा है सर। उस फैक्ट्री में तकरीबन 150 औरत मर्द और 50 से ज्यादा बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ये जानने के बाद बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन सर, पुष्पा का इस गिरोह से कोई लेना देना नहीं, हालांकि वो अभी तक गायब है। सर, हमने उसकी रिपोर्ट नेशनल एजेंसी को दे दी है। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि एक तरफ जहां हमारे मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं आज भी 2022 में भी एक तरफ काला अंधेरा छाया हुआ है, जहां कुछ लोगों के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। कोमल, तुम लोगों की बातें खत्म हो गई तो चले? कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तारा, तू ना बहुत डरती है। कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा तो क्या होगा? अरे सही तो कह रही है कोमल, कोई आएगा देखेगा तो क्या बोलेगा कि चाय पीने रुक गई थी और क्या। ये लो कोमल, ये ठीक है, तू बैठ यहाँ आराम से, चाय पी, खाना खा, मैं जा रही हूँ। अरे रुक, मैं आ रही हूँ। अरे यार, ये तारा ना हमेशा हड़बड़ी में रहती है, कभी आराम से बात नहीं करने देती। और तू चाय पिलाते रहेगा या बताएगा भी कि तू उससे प्यार करता है? अरे पर मैं उसको बताऊं कैसे? कोमल, चल ना। तू ही घास नहीं डालता, वरना वो मुन्ना ना फिदा है तुझ पर। तू ही पढ़ इन सब चक्करों में, मुझे पढ़ाई करनी है। ए तारा, रुक इधर, चल थोड़ा काम कर, मेरे साथ काम कर, चल काम कर। आजोबा, आपने शराब पी हुई है? तो पिए। तो कुछ नहीं, अगर आप शराब पी सकते हो तब अपना काम भी खुद कर लो। ए रुक रुक, किधर जा रही है? ए किधर जा रही? रुक रुक रुक। आजोबा क्या करते हैं? थोड़ा दिलाना। आजोबा क्या करते हैं? सना करिए क्या? पापा, मैं तेरे को क्या कर? क्या कर रही है मैं तू? तेरे को क्या करता इन्होंने हूँ? शराब पी रखी है तो तूने भी पी रखी है क्या? अरे आई, समझाना है ना तो अपने बाप को समझाओ। ये दारू के चक्कर में पूरे घर का नरक बना के रखा है।
अरे जया, अपनी बेटियों को काबू में रख, वरना तू बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी तू। देख देख क्या करता हूँ मैं तुम लोग को, देख क्या करता हूँ। क्या है? जब भी घर में आती है तो हंगामा खड़ा करती है। आप मुझे क्यों बोल रही हो आई? आजोबा ने शराब पी है, आप उनसे कहो ना। तू पीने देना, तेरा क्या जाता है? देख बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आई पढ़ाई भी तो नहीं हो रही है ना, कल स्कूल में फीस नहीं देंगे तो बाहर कर देंगे। ओ हो जाएगी फीस। यदि तू गई है सरपंच जी के पास मजदूरी लाने, लेकर आएगी ना तो कल अपनी फीस भर देना। चल अभी अंदर, रोज रोज का हंगामा, तंग आ गई हूँ मैं। मालकिन, अरे रितु, कैसे आई तुम? वो मालिक मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अच्छा, ये ना, आजा आजा, देता हूं मैं। कुछ खाएगी? नहीं मालिक, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो रही है। अरे टेंशन मत ले तू, तुझे छोड़ दूंगा मैं अपनी गाड़ी से। ये रहे तेरे मजदूरी के पैसे। आंगनवाड़ी वाली मुक्ति की बहन है ना? यहाँ क्या करने आई है? खेत में काम किया था ना, उसकी मजदूरी लेने आई थी। आई मैंने ही कहा था कि घर आके मजदूरी लेना। अच्छा, तू जा। जरा अभी समझ नहीं है ना, 3 महीने बाद गांव में मुखिया का चुनाव है। एक गलती, चुनाव इधर का उधर हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता दादा, आप खामा में टेंशन ले रहे हो। वैसे आप तो एक तैयार है। चलो चलो, पीते पीते बात करते चलो। अरे चलो यार। ठीक है काकी, तो आपकी वो वैसे भी मायके गई हुई है, उन्हें प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद एक टीका लगवाना था, वो आप उन्हें फोन करके बता दीजिए, वो किसी भी डॉक्टर से लगवा सकती है। हाँ बोल दूंगी। काकी थोड़ा पानी मिलेगा, प्यास लगी थी। लाती हूँ, रुको। ये लो। हाँ, हाथ आगे करो, मैं पानी डालती हूँ। ऐसे तो कोई किसी जानवर को भी ना पानी पिला। क्या मतलब? रहने दीजिए, आप नहीं समझोगे। मैं समझाता हूँ। गुरु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनको इनकी जगह दिखानी पड़ेगी। गुरु सुनो तो सही। काकी, इसकी कोई जरूरत नहीं। इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते आप लोग? बताइए काकी, हम लोग ऐसा क्या करें कि आप हमें इंसान समझने लगे, जानवर नहीं? हाँ, इंसान समझने लगेंगे तब भी तुम लोगों की जगह यही रहेगी, दरवाजे के बाहर। गुरु रहने दो। गुरु सदियों से यही चला आ रहा है, अब इन्हें हम क्या बदलेंगे? यही प्रॉब्लम है मुक्ति। प्रॉब्लम यही है कि सदियों से जो चलता आ रहा है उसे चलने दो। कि नहीं? एक बात सुनिए आप लोग, अब ऐसा नहीं होगा, बदलना पड़ेगा। काकी
बदलना पड़ेगा। चल गुरु। हाँ बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज शाम को मैं खेत से काम करके वापस लौट रही थी, तभी वो एकलव्य ही था जिसने हमला किया? हाँ सर। मतलब 6 फुट के आदमी को तुम मार के भाग गई? हाँ सर, ऐसा ही हुआ। हंस क्यों रहे हैं आप? ओ नेताजी, चुनाव जीते नहीं हो तुम जो सवाल पूछने लगे। ये मेरा थाना है और सवाल मैं ही पूछूंगा। लेकिन पहले आप हमारी कंप्लेंट तो लिखिए। अरे कंप्लेन तो लिख लेंगे मैडम, क्या जल्दी? और वैसे भी आप लोगों की बात सुनिए तो सामने वाली पार्टी की भी तो सुननी पड़ेगी ना। नमस्कार चंद्रकांत साहब। नमस्ते ताई, आइए। कशायत सब ठीक। क्या रे जया, ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है? तमाशा कुछ नहीं है, तुम्हारे बेटे ने रितु का रेप करने की कोशिश की। मुझे इसका रेप करने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे भी पैसों के लिए मेरे साथ संबंध बनाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। ये जया का बाप साईनाथ सर, आप ही ने तो पकड़ा था कच्ची शराब बनाने के मामले में। और ये लड़कियां, ये तो इस गुरु का ही सुनेंगी ना। इसे चुनाव जो जीतना है। क्या बोला रे तू? क्या बोला तू? छोड़ दे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। और तुम दोनों उठो, बाहर निकलो। लड़की से धंधा करवाती और यहाँ पे तमाशा करती है। चल बेटा, नहीं जाएंगे। ये लोग कुछ भी बोलेंगे और आप इनकी बातों पर यकीन कर लोगे? आप हमारी कंप्लेंट लिखिए, वरना यही पुलिस स्टेशन के बाहर मैं खुद को आग लगाकर जान दे दूंगी। साहब, हमारी रितु को यहाँ लेकर जा रहे हैं। मेडिकल में सेक्सुअली एक्टिव होना है इसका मतलब, समझती है? पैसे लेकर रेगुलर सेक्स करती है। पैसे रितु ने नहीं, आपने लिए, वो भी उस चित्राताई से। चुप, ज्यादा बोली ना तो पूरे परिवार को अंदर कर दूंगा। रिपोर्ट दर्ज करवाते हो। हेलो गुरु। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप रितु के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगा रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पुलिस स्टेशन में जिसने जो जुर्म किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। ऐसे सजा देंगे आप? चुप। देखिए, आप लोग मिलके मामला निपटा लीजिए, वरना अगर केस हुआ तो दोनों को अंदर जाना पड़ेगा। अरे सर, हम तो केस करना ही नहीं चाहते थे, ये तो इन लोगों की जिद थी कि एफआईआर हो। अभी भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो तो हमारी तरफ से मैटर खत्म। कॉम्प्रोमाइज? भाई किस बात का कॉम्प्रोमाइज? पैसे देकर फर्जी रिपोर्ट बनवा ली, अब पुलिस के साथ मिलकर हमें डरा रहे हो? है? क्या बोला तू? क्या बोला तू? पैसे लिए मैंने? पैसे लिए? चल निकल जा, निकल। जया, सुनो मेरी बात, ये कोर्ट कचहरी का मामला है और केस खत्म होने के लिए सालों लग जाते हैं। ये केस लड़ने के लिए और ये वकील बाबू को फीस देने के लिए पैसे हैं तेरे पास? कोर्ट से इस केस के लिए फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर आए हैं। रितु का मेडिकल अब बाहर से कराया जाएगा, और आपको तो पता ही है कि रिपोर्ट में फिर क्या आएगा। तो तुम्हें 2 लाख किस बात के दिया हमने? हाँ, रोको ये सब। तुम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप 2 लाख रुपए और दो तो मैं मेडिकल रिपोर्ट डिले करवा सकता हूँ। उसके बीच में आप उस फैमिली के साथ पैसे वैसे देके सेटलमेंट कर लो। एक फुटी कौड़ी सुद्धा नहीं देना भी कोणाला। अगर एक को भी फुटी कौड़ी दी तो सबके सब सर पे बैठ जाएंगे। लड़ना है ना इन लोगों को हमसे, तो अब लड़के दिखाए, मैं भी देखती हूँ। इंस्पेक्टर, रिपोर्ट्स रुकवाइए।
पैसे आपको मिल जाएंगे। कोमल, तू ना इस तारा के साथ मत घुमा कर। तुझे पता नहीं कैसी लड़की है और इसकी बहनें। ए, क्या तांजा कर रहा रे? हैं? जरा इधर आइए ना। ये जो लड़की अंदर गई उसका रेट क्या है? क्या बोला थे? वो तो गांव वाले बोल रहे थे, सब चलता है इधर। नहीं, वो गांव वाले बोल। लगता बेटियों से खूब कमाई कराई गई है, तभी तो सरकारी अनाज छोड़कर सब्जियां खरीदने आई है। अच्छा सुन, एक बात बता, सिर्फ रितु को भेजती थी अजिंक्य और एकलव के पास, या मुक्ति और तारा भी जाती थी? हाँ मुक्ति दीदी बोलिए। हेलो कोमल, तुम्हें तारा ने कुछ बताया? वो कहाँ गई है, किस काम से गई है? नहीं दीदी, उसने तो कुछ नहीं बोला, बस बोला काम है और चली गई। ठीक है। ए, संभाल के रख, पूरे 4 लीटर है। 2-4 दिन में वो आदमी आएगा लेने के लिए। रितु कहाँ? वो तो आपके साथ गई थी ना? गई तो थी, लेकिन वो तो पहले ही जंगल से आ गई। आजोबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं जा रही हूँ। पापा, रितु घर नहीं आई और तारा भी स्कूल से घर वापस नहीं आई। मेरा नाम मुक्ति कौरी है, मैं अम्बेवाड़े गांव से हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, रितु और तारा, दोनों नाबालिग हैं। वो कल दोपहर से दोनों गायब हैं और यहाँ के पुलिस इंचार्ज चंद्रकांत पाटिल वो उन्हें ढूंढना तो दूर FIR तक नहीं दर्ज करवा रहे, क्योंकि वो इस गांव के सरपंच चित्रा जोशी और उनके 2 बेटे अजिंक्य और एकलव्य जोशी, इन दोनों को बचाना चाहते हैं। मैं सारे नेता और सारे अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, अगर गरीब होना, पिछड़े समाज का होना एक अपराध नहीं है, तो मुझे और मेरे परिवार को न्याय कब मिलेगा? लड़कियों को गायब हुए 36 घंटे हो चुके हैं और आखिरकार इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट नींद से जागा है। अम्बेवाड़ी पुलिस स्टेशन की पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया है और एक नई टीम को असाइन किया गया है। अब देखते हैं ये टीम क्या कमाल दिखाती है। नाउ इट्स अप टू देम कि वो जल्द से जल्द रितु एंड तारा कोरी को सही सलामत ढूंढ निकाले। सर, ये लोकल पुलिस ने बहुत गलत काम किया है इस मामले में। ना रेप अटेम्प्ट की FIR दर्ज की, ना किडनैपिंग की। इसलिए देखिए हमारे पास आया है खान, जल्द से जल्द दोनों लड़कियों को ढूंढना है और हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर जो कीचड़ उछाले जा रहा है इसको रोकना है। ये भीड़ क्यों है यहाँ इतनी? पुलिस प्रशासन! 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 चुप! क्या हो रहा है? क्या है? चुप! क्या है इतना पब्लिक? पीछे हटाओ इनको। क्या हुआ? चलो चलो। जय हिंद सर। क्या चल रहा है? जय हिंद। पब्लिक इतना क्यों है यहाँ? सर, वो जो मिसिंग केस थी 2 बहनों की अम्बेवाड़ी गांव से, सर अब वो मिसिंग केस नहीं रहा, अब वो मर्डर केस बन गया है। कुछ देर पहले वहाँ एक लाश मिली है लड़की की। मतलब मार दिया उसको? नहीं सर, जो लाश मिली है वो उन दोनों बहनों में से किसी की नहीं है। फिर किसकी है लाश? सर, इसी लड़की ने वीडियो किया था और इसका ही मर्डर हो गया। मुक्ति कोरी नाम है। ये इस लड़की की फैमिली है क्या?
जी सर, वो जो बूढ़ा है ना, वो लड़की का नाना है साईनाथ, और उसके साथ जो लड़का है उसके साथ इसकी शादी होने वाली थी। गुरु शिंदे नाम है उसका। और सर, इस लड़की ने जो औरत चित्रा जोशी और उसके बेटे अजिंक्य और एकलव्य जोशी का नाम अपने वीडियो में लिया था ना, ये जमीन उन्हीं की है। डजंट मेक सेंस सर। ये देखिए, इसके सर पर चोट आई है, मतलब काफी खून बहा होगा, लेकिन सर यहाँ जमीन पर बिल्कुल भी ब्लड के ट्रेसेस नहीं है। सर इसका मतलब इसे मारा कहीं और गया और यहाँ पे लाके डम कर दिया। सर, कल रात को मुक्ति घर पे नहीं आई, इसलिए मुझे और मुक्ति की माँ जाया को लगा कि मुक्ति और गुरु रितु और तारा को ढूंढ रहे हैं। मैंने मुक्ति को ड्रॉप किया था घर के बाहर। कितने बजे? लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर में। दोपहर को 12 बजे से वो घर पे नहीं थी, तो आपने उसको फोन करने की कोशिश नहीं की? हमारे घर में 2 ही फोन है, एक मेरा एक मुक्ति का। 2 दिन पहले मेरा फोन कहीं गिर गया था। 2 दिन पहले? मतलब जिस दिन रितु और तारा गायब हो गए उस दिन? हाँ साहब। ये रितु और तारा जिस दिन गायब हो गई, उस दिन क्या हुआ था? तुम्हें तारा ने कुछ बताया? वो कहाँ गई है, किस काम से गई है? नहीं दीदी, रितु कहाँ? वो तो आपके साथ गई थी ना? वो तो पहले ही जंगल से आ गई। मतलब रितु और तारा अलग अलग जगह से एक ही टाइम पे गायब हो गए? सर, वो चित्रा है ना, उसके पास बहुत गुंडे हैं सर, वो कहीं से किसी को भी उठा सकती है सर। जहाँ तुमने मुक्ति को ड्रॉप किया था उस जगह लेके चलो हमको। जी सर। सर, यहीं पे मुक्ति को ड्रॉप किया था मैंने। वो सामने घर है सर, यहाँ से वो पैदल गई थी। चलो घर दिखाओ। नहीं सर। देखो, मुक्ति की मौत का अफसोस है हमें, लेकिन ये रितु और तारा दोनों अभी भी गायब है और जिंदा हो सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करोगे तो शायद उन्हें हम ढूंढ पाएंगे। रितु और तारा का कहीं अफेयर चल रहा था? क्या बोल रहे हो सर आप? हमें हर एंगल चेक करना होता है। तारा कोमल को बोल के निकली थी मैं काम से जा रही हूँ, और रितु साईनाथ को बोल के निकली थी मैं घर जा रही हूँ, और दोनों एक साथ निकली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का एक साथ भाग जाने का प्लान था? साहब, हमारी बेटियां ऐसी नहीं थी। अच्छा, ये एकलव्य जो बात कह रहा था उसमें कितनी सच्चाई है कि रितु पैसे लेकर? साहब, पूरे गांव ने हमारा जीना हराम कर रखा, ये क्या कम था जो अब आप हम गरीब की इज्जत उछाल रहे हैं? जीना हराम करके रखा है मतलब? साहब, चित्रा और उसके बेटों ने पूरे गांव में ये फैला दिया था कि मुक्ति, तारा, रितु धंधा करती है। कहीं भी कोई खड़ा हो जाए तो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। अच्छा, ऐसा किसी पे शक है आपका कि जो इस झूठ बात को सच मानता हो? सर, पक्का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कई बार मैंने देखा कि एक लड़के को यहाँ चक्कर मारते हुए। कौन है वो लड़का? साहब, नाम तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, वो बाजार में कोई गिरीश नाम का आदमी है, उसके घर पे भाड़े पे रहता है। सर यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे एक बात खटक रही है, दोपहर 12 बजे यहाँ से कैसे कोई गायब हो सकता है? सर, कहीं रितु और तारा की तरह मुक्ति का भी तो प्लान नहीं था गायब हो जाने का? एक काम करो, तुम और संग्राम मार्केट जाओ। जी सर। और साईनाथ जिस लड़के के बारे में बता रहा था उससे बात करो। मैं और खान चित्रा के घर जाते। चल। अब सर, इतना तो बेवकूफ कोई होगा नहीं ना जो किसी को मार के उसके डेड बॉडी को खुद की ही प्रॉपर्टी पर डंप कर दे। सर, ये सब हमारे खिलाफ साजिश है ताकि मेरा नाम उछले और मैं बदनाम हो जाऊं। ऐसा कोई क्यों करेगा? सर, 3 महीने बाद हमारे गांव में मुखिया का चुनाव है, और ये मुक्ति जिस समाज की है 40% डिसाइडेड वोटर है, जो किसी को भी वोट देंगे तो ऑब्वियसली वो जीत जाएगा। और ये मुक्ति का मंगेतर गुरु, वो भी इस बार चुनाव लड़ने वाला है, और इसीलिए उसी ने ये रेप अटेम्प्ट का मुद्दा बहुत उठाया। लेकिन मुक्ति ने जो वीडियो बनाया है उसमें उसने तुम लोगों का नाम लिया है। मुक्ति गुरु की होने वाली बीवी थी, वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? तुम दोनों में से एकलव्य कौन है? मैं हूं सर। और रितु कह रही थी कि तुमने उसका रेप करने की कोशिश की, और तुम्हारा कहना है कि रितु पैसे लेके कोई भी काम करने के लिए तैयार होती है।
हाँ तो मेरा मतलब है रिपोर्ट में भी हुई है ना। अरे रिपोर्ट गया खड्डे में, उसमें कुछ भी हो, लेकिन शायद पुलिस वाले दोस्तों ने तुम्हें ये नहीं बताया कि 17 साल की लड़की नाबालिग होती है, उसके साथ सेक्स मतलब रेप, वो भी उसकी मर्जी के साथ हो या ना हो। इसलिए बेटा तुम तो जेल जाओगे। अभिषेक नाम है क्या तेरा? नहीं, मेरा नाम नीरज है, अभिषेक मेरा भाई है। कौन है? देख, जितना भी कुछ पता है सब सच बता दे, बाद में बोलना मत, मैंने मौका नहीं दिया। क्यों चक्कर लगाता था उसके घर के? सर मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, दिन भर काम करके रात में वैसे ख्याल आते हैं, तो गांव वालों से बहुत दिनों से सुन रहा था कि गांव में कुछ लड़कियां धंधा करती है, तो उसी जुगाड़ में गया था कि कुछ मन बहल जाए मेरा। तो साइनाथ को देख के भागा क्यों तू? अरे मैडम, वो बूढ़े ने वो आदमी को ऐसा भगाया था कि मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की, तो मैं बिना कुछ बात किए वापस आ गया था। अभी बिना बताए जाना मत कहीं। भाई हम तो फंस गए यार। ऐसे नहीं है, ऊपर वाले ने हमें टाइम दिया है, जो करने आए थे वो करके जाए। रितु के रेप अटेम्प्ट को तुमने गुब्बारे की तरह उड़ाया था ना, ताकि तुम्हें इलेक्शन में फायदा हो, और मुक्ति को भी तुमने आखिरी बार छोड़ा। कहीं ये तुम्हारा रचा हुआ नाटक तो नहीं है ना? क्या प्लानिंग थी तुम लोगों की? मेरी यही प्लानिंग थी कि अपने समाज को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाओ, और उसकी शुरुआत मैंने अपने घर से की है। सर, पुलिस स्टेशन से फोन था। सर, बॉडी फूलने के कारण ऊपर आ गई थी और गाँव वालों ने हमें इन्फॉर्म किया। बॉडी फूलकर अगर ऊपर आई है तो इसका मतलब 2 दिन हो गए बॉडी को। सर, ये दोनों बहनें जब गायब हुई उसी दिन या उसके दूसरे दिन इन दोनों को मार दिया होगा। सर, मुक्ति डेस्परेटली अपनी दोनों बहनों को ढूंढ रही थी। इट्स पॉसिबल कि उसने उन्हें ढूंढ लिया हो और इस वजह से मुक्ति को मार दिया गया। मुक्ति की सीडीआर रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, शाम तक मिल जाएगी, मैं अपडेट करता हूँ। पता तो चले मुक्ति पहले मरी, ये दोनों लड़कियां। कितने साल हो गए रे तेरे को पुलिस डिपार्टमेंट में? सर 7 साल। तो 7 साल में एक बात पता नहीं चली, 17 साल की लड़की नाबालिग होती है, उसके साथ सेक्स मतलब रेप ही होता है, वजह कुछ भी हो। और वो एकलव्य कह रहा था ना कि रितु के साथ वो पेड सेक्स करता है, फिर भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की उसके खिलाफ? सर मैं जांच कर रहा था। किस बात की जांच कर रहा था? सर वो रितु का नाना है साईनाथ, सर वो अवैध शराब बनाता है, उसकी शराब पीकर एक आदमी मर गया कुछ महीने पहले सर, तो चित्रा ने उसकी कंप्लेंट की थी। मैंने सोचा कि एफआईआर से पहले एक बार जांच कर लूं। ये कोर्ट के आदेश के ऊपर दूसरी बार मेडिकल हुआ था रितु का, तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल में? कैसे होगा सर, ठीक से काम करता तो होता ना। मैंने लैब में फोन किया था सर, शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। कितने पैसे लिए रहे तूने चित्रा से? सर 4 लाख रुपए। तेरे 4 लाख की वजह से 3 मासूम लड़कियों की जान गई। रिपोर्ट करो इसकी हेडक्वार्टर में। सर गलती हो गई सर, अब नहीं होगा सर। हाँ लेके जाओ इसको। चल चल चल। सर, ये मुक्ति की पीएम रिपोर्ट। सर पर चोट लगने की वजह से जो ब्लड लॉस हुआ है, उस वजह से मौत हुई है उसकी। रेप नहीं हुआ है उसके साथ। सर, उसकी सीडीआर भी आ गई है सर, ये देखिए। इसके मुताबिक मुक्ति की लास्ट लोकेशन वही थी जहां गुरु ने उसे ड्रॉप किया था, और साईनाथ की लास्ट लोकेशन गांव के जंगल की नहीं, उसके एग्जैक्ट अपोजिट एक शमशान हुए वहां की है सर। और उसके 200 मीटर पे अजिंक्य का सेलफोन एक्टिव था सर, सेम टाइम पे। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे थे शमशान भूमि में? नो आइडिया सर। और सर, इस साईनाथ ने लास्ट फोन तारा के दोस्त कोमल को किया था। साईनाथ ने कोमल को कॉल किया था? साईनाथ जी, आपने तो कहा था कि आप जंगल में थे, इसका मतलब आपके मोबाइल का लोकेशन जंगल दिखाना चाहिए था, लेकिन वो दिखा रहा है शमशान। साहब, मैंने पहले ही बोला था ना आपको कि 2 दिन पहले मेरा फोन कहीं गिर गया था। अरे हाँ, इनका फोन गिर गया था। तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपके फोन से तारा की दोस्त कोमल, उसको फोन किया गया है। तारा ने किया होगा,
वो बार बार मेरा फोन इस्तेमाल करती थी। लेकिन उस वक्त तो तारा स्कूल में थी। फिर साहब अब मैं समझा कि ये फोन किसने किया होगा। किसने? याद है सर, तारा की नाना का कॉल नहीं था, बल्कि ऋतु दीदी ने कॉल किया था तारा से बात करने के लिए। तारा ने ये तो नहीं बताया कि ऋतु दी ने कॉल क्यों किया था, लेकिन कॉल करने की थोड़ी देर बाद ही वो कुछ काम के बहाने चली गई थी। तारा का कोई बॉयफ्रेंड? मैम, बॉयफ्रेंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक लड़का था मुन्ना जो तारा को लाइक करता था। लेकिन जब ऋतु दी का केस सामने आया तो क्या बेटा, बोलो। तीनों बहनों के चर्चे पूरे गांव में, लेकिन ये ऐसे सती सावित्री बन रही है ना, जैसे इससे सीधा कोई है ही नहीं। कहना क्या चाहता है तू? अरे मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर पैसे लेकर ही ये सब करना था तो मुझे भी बोल देती। थोड़े पैसे देकर मैं भी मजे ले लेता। और अबे रुक कोमल, लेके जा तारा को यहाँ से। इनको छोड़ूंगा नहीं, तू देख लेना। इस थप्पड़ का बदला ना मैं लेके रहूंगा। क्या हीरो तारा को धमकी दी थी कि थप्पड़ का बदला लेगा? सर, यहाँ खाने कमाने से फुर्सत नहीं, बदला क्या लूंगा? मैं तो हमेशा अपने दुकान पर ही रहता हूँ। आप चाहे तो अभिजीत से पूछ लीजिए। अभिजीत कोमल का बॉयफ्रेंड ना? ये तारा जब गायब हुई उस वक्त तू कहाँ था रे? उस वक्त साहब मैं घर पे था साहब। मैं घर पे था? अरे हीरो तू कहाँ था रे? मैं तो यही दुकान पे था साहब। सर, ये ऋतु और तारा की पीएम रिपोर्ट। इन दोनों की मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई है सर। एक्सीडेंटल डेथ? प्रोबेबली नॉट सर, क्योंकि इन दोनों लड़कियों के साथ रिपीटेडली रेप किया गया था और इनका टाइमिंग ऑफ डेथ मुक्ति की टाइमिंग ऑफ डेथ के 10 से 12 घंटे के बाद का है सर। मतलब इन दोनों लड़कियों को पहले होस्टेज बनाया गया? मोस्ट प्रोबेबली सर, ये रितु ने तारा को कॉल करके शमशान भूमि बुलाया। ये दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी शुरुआत शमशान भूमि से हुई है। यानी खान, सवाल ये है कि ये दोनों लड़कियां अलग अलग जगह से एक ही जगह, मतलब शमशान घाट क्या करने गई थी? नहीं सर, वो भी साइनाथ के फोन में एक वीडियो मिला है सर। ये करने गई थी। ये ले तेरे पैसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से कुछ भी खरीद सकती हो? अपने बेटे की आजादी भी। जब पैसे नहीं लेने थे तो मुझे बुलाया क्यों? ताकि तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला सकूं कि कैसे तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ गलत किया और तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कितने भी पैसे लुटाने को तैयार हो। अच्छा, क्या कर लेगी तू? बता, क्या कर लेगी? रितु ने तुम्हें मांडवली के लिए बुलाया, ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो प्रूफ के तौर पे समाज के सामने ना आए, इसलिए तुम सबने मिलकर उन दोनों बहनों को मार दिया। सर, हमने किसी को नहीं मारा। तो अजिंक्य क्या कर रहा था स्मशान में? उसको मैंने ही कहा था रुकने के लिए। एक्चुअली त्या दिवशी मी ऑफर केली होती जयाला, पर तब दोनों बहनों ने ना बोल दी कि हम केस वापस नहीं लेंगे। और फिर अचानक एक दिन रितु का फोन आया कि 10 लाख रुपए में वो केस वापस लेने को तैयार हो गई है। तब मुझे लगा कि कोई तो साजिश जरूर है, और इसीलिए मैंने अजिंक्य को कार में बिठा के रखा और मैं खुद कैश लेके उसके पास गई थी। और वही हुआ जो मैंने सोचा था। रितु ने वीडियो बना लिया। अच्छा, क्या कर लेगी तू? क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा? बताती हूँ मैं क्या बिगाड़ लूंगी। मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों बहनें भाग गई। झूठ बोल रही हैं आप। आपको आपके दोनों बेटों को बचाना था, किसी भी कीमत पर। अरे, बचाना था रेप केस से,
एक रेप केस से बचाने के लिए मैं अपने बच्चों को क्या ट्रिपल मर्डर केस में फंसा दूंगी? सर, एक आदमी के बारे में पता चला है सर। उसकी मौत साईनाथ ने बनाई हुई शराब पीने से हुई। कौन है? राकेश। उसकी तो मौत हो गई है सर, लेकिन उसके दोनों बेटे अब भी गांव में रहते हैं, किराए के घर में। सर, बाबा मरने के बाद 6 महीने में ये साईनाथ जेल से छूट गया। हमें उसे बस वापस जेल भेजना था। जेल भेजना था क्या ऊपर भेजना था? नहीं सर, उसे जेल भेजना चाहते थे हम लोग। बस इसके लिए उसकी भट्टी का पता लगाना जरूरी था ताकि पुलिस को उसकी भट्टी के बारे में बता सके सर। लेकिन इस बार साईनाथ ने भट्टी अपने घर पे नहीं लगाई थी सर, तो भट्टी के बारे में जानने के लिए उसके ऊपर नजर रखना जरूरी था, इसलिए हमने गांव में किराए पे घर लिया था सर। उससे बदला नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उसका बदला लेने के लिए तुमने इन दोनों लड़कियों को मार दिया? नहीं सर। नहीं सर, बदला लेना चाहते थे सर हम, लेकिन कानूनी तरीके से सर। हाँ। गैर कानूनी तरीके से नहीं सर। संग्राम। सर। बैठ। तू तो कह रहा था वो रितु और तारा जिस दिन गायब हो गए उस दिन तू घर पे था, लेकिन तेरा मोबाइल लोकेशन स्मशान का दिखा रहा है। ए, चल फटाफट बता, सर का गुस्सा बहुत बेकार है। तू सह नहीं पाएगा, चल बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। मैं तारा के पीछे गया था, लोगों से सुना था कि वो लोग पैसे लेकर सोती है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उसने नहीं माना, इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं साहब, मैं तो घर वापस आ गया था। वो लोग मिलके कुछ तो प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग किसी की तो वीडियो बना रहे थे। मुझे लगा अगर मैं इनको कुछ बोलूंगा कि ये लोग मेरी वीडियो ना बना ले, इसलिए साहब बिना कुछ बात किए मैं वहां से लौट आया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो कार वाले लोग ने कुछ किया होगा। कौन सी कार? साहब, जब मैं वापस लौट रहा था, लौटते वक्त मैंने एक कार देखी, वो शमशान की ओर जा रही थी। कौन थे कार में? उतना मैं देख नहीं पाया, लेकिन कुछ इलेक्शन के स्टिकर्स लगे हुए थे कार पे। ये थे क्या? नहीं। ये? हाँ मैडम, ये था। सर ये? इसके पास तो कोई कार नहीं है। कार इसके पास नहीं है, इसके दोस्त के पास है। एक मिनट। मेरी दो बहनें हैं, रितु और तारा, दोनों नाबालिग हैं। वकील बाबू, तुम्हारी गाड़ी स्मशान भूमि के स्पॉट हुई और उसमें मुक्ति के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले। तभी किसी को बचाने के लिए झूठ बोलने में कुछ फायदा नहीं, सच सच बोल दो। बोलो। हमने सबको नहीं मारा सर। रितु के केस की वजह से मेरे इलेक्शन कैंपेन को बूस्ट मिल गया था सर, और उस केस में कुछ था नहीं सर, जल्दी खत्म हो जाता, और इलेक्शन को अभी 1 महीना बाकी था। इसलिए सुधीर ने मुझे एडवाइस किया कि अगर इलेक्शन को गरमाए रखना है तो इस केस को बड़ा करना पड़ेगा, और हमने वही किया। सर, मुझे लगा कि मैं पहले किडनैपिंग के केस को उछालूंगा, बाद में मर्डर केस बना दूंगा, लेकिन एक दिन पहले मुक्ति को पता चल गया कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है। कैसे पता चला? सर, जल्दबाजी में तारा का स्कूल बैग कार में रह गया। झूठ मत बोलो गुरु, ये बैग तारा का ही है, और अगर तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो कि ये बैग तुम्हारे कार में कैसे आया, मैं अभी के अभी जाके पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच बताऊंगी। ये सब तुमने किया है। मुक्ति, बात सुन। मुक्ति को मैंने चित्रा के बाग में फेंक दिया ताकि वो लोग फंस सके, और बाद में तारा और रितु को मार दिया।
प्लान तो यही था सर, पर उसके पहले वो दोनों भाग गई। उस रात उन दोनों को मारने वाले थे, पर उस दिन गुरु लेट हो गया और मैं नशे में धुत था। पर इतने में पता नहीं कैसे रितु ने अपने आप को खोल लिया, और जब मैं रूम में घुसा मैं जब तक अपने आप को संभालता वो भाग चुकी थी। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? जिस हालत में वो भागी थी उस हालत में हमारे अड्डे से सिर्फ वो 3 जगह जा सकती थी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और घर। हॉस्पिटल हमारे गांव में है नहीं सर, चंद्रकांत की वजह से पुलिस स्टेशन वो जा नहीं सकती थी, तो हम घर में चले गए और हमारा अंदाज़ा सही निकला। वो दोनों घर में गई और जया काकी से मिली भी। वो दोनों जया काकी को हमारे बारे में कुछ बता ही नहीं पाई। हम चुपचाप वहाँ से चले गए। एक बार झूठे केस में रितु का नाम आने पर पूरे गांव वालों ने उसका जीना हराम कर दिया था, और जब उसके साथ सही में बलात्कार हुआ तो ये कौन मानता साहब कि वो दोनों अपने बलात्कारी को नहीं जानती थी। मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अगर वो जिंदा रहती तो ये गांव वाले और समाज उसकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना देते, और ये ना मैं बर्दाश्त कर पाती हूँ ना मेरी बेटियां। इसलिए मैंने अपनी बेटियों को जिंदगी के नरक से आजाद करने का फैसला ले लिया था। माई, ये कहाँ आ गया माई? हॉस्पिटल तो उधर है ना? बताती हूँ। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, वो जरूर कुछ मदद करते आपकी। एक बार गई थी साहब, क्या हुआ? आप लोगों ने उसका तमाशा बना दिया, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी बेटियों का दोबारा तमाशा बनते हुए देखूं। आपके साथ और आपके बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। वो इंसानियत के दायरे में नहीं था, लेकिन क्या आपने जो कुछ किया वो सही था? सर, सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे जाति धर्म का नहीं है, हम उसके साथ इतना गंदा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? सर इतना टॉर्चर कि उन्हें जिंदा रहने से ज्यादा मरना आसान लगने लगे। बदलाव एक रात में नहीं आता, छोटे से बदलाव के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है। हल्की सी ठोकर से हार मानकर कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। समाज को समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। देखो, एक ना एक दिन अपना समाज जरूर बदलेगा, हम बदलाव लाएंगे। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।